हम कह रहे हैं कि देखो, जब आदमी ना लाचार और बूढ़ा हो जाता है ना, बीमार सा घबराता हुआ, मानसिक रूप से स्टेबल नहीं होता, मानसिक रूप से स्थिर रहता हुआ जाए। आने वाला चुनाव है जो चल रहा है। नमस्कार, मैं हरीश चंद्रा और आप देख रहे हैं बिल्लू बादशाह न्यूज। हमारे साथ हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री, रिटायर्ड विंग कमांडर अनु महाचार्य, जो इस समय ग्वालियर चंबल संभाग में डेरा जमाए हुए हैं और ऐसे अंगद की तरह पैर उन्होंने शायद खपा दिया है, यहाँ रख दिया है कि वे तख्ता पलट करके ही जाएंगे, ऐसी शायद उन्होंने शपथ ली है। अब देखना है उन्हें शपथ है उनकी या उस पर काम कर रही हैं और क्या उनके रिजल्ट उस पर आते हैं। अनुमा जी, आपका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आप बहुत धन्यवाद आपका। आप ग्वालियर में पूरा आपने एकदम पैर खखा दिया है, बिल्कुल रख दिया है, ऐसा क्यों? देखिए, ग्वालियर से मैंने अपनी ज़िंदगी में करियर की शुरुआत की थी। मैं जब एयरफोर्स में थी तो मेरी पहली पोस्टिंग ग्वालियर में थी, मेरी शादी ग्वालियर में हुई है, तो ग्वालियर से मुझे बहुत लगाव है और यहाँ के लोगों को मैं पहचानती हूँ। वो बहुत खुददार लोग हैं। तो ऐसे खुददार लोग जहाँ एक तरफ वफादारी को बहुत पसंद करते हैं, वहीं गद्दारी को पूरी तरह से नकार देते हैं। तो मेरा ग्वालियर में आने का एक स्वाभाविक यही आकर्षण था और मैं यहाँ के लोगों को जैसा मैंने सोचा, जैसे मैंने उन्हें हमेशा देखा, वही पाया है इस बार भी। आपने एक बड़ा सवाल कहा है कि यहाँ खुददार भी हैं और गद्दार भी हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो तख्ता पलट किया 2020 में, उनको आप किस नज़रिए से देखते हैं? वही नज़रिया जिससे जयचंद को देखते हैं हम, वही नज़रिया जिससे हम मीर जाफ़र को देखते हैं। तो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, कांग्रेस ने उनको हमेशा उनके पिता के जाने के बाद सिर आँखों पर बिठाया, माँ की तरह उनकी देखभाल की, उन्हें सम्मान दिया और यहाँ तक कि ग्वालियर चंबल का सबसे बड़ा नेता बनाया। आज जब वो कांग्रेस में नहीं है, जब उन्होंने गद्दारी करके, लोकतंत्र की हत्या करके सरकार बदलने में मदद की, आज वो बीजेपी पर अमर बेल की तरह पड़े हुए हैं। सारे बड़े नेताओं के पीछे खड़े होकर उनकी बातचीत होती है, उनको कोई तवज्जो नहीं मिलती और जो सिंधिया हैं वो खुद समझ रहे हैं कि उनको कितना सफोकेट कर रही है वो पार्टी, लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। आप ये कह रहे हैं कि वो अमर बेल की तरह है, कोई उनको पूछता नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर आते हैं और उन्हें गुजरात का दामाद कह के जाते हैं। देखिए, सिंधिया जी पहले अकेले भी सभाएं करते थे, आज वो सभाएं नहीं कर पाते। जब भी वो कुछ करते हैं तो उसमें या तो प्रधानमंत्री जी रहते हैं या फिर अमित शाह रहते हैं, तो उनका अपना जो एक वजूद था, वो वजूद कंप्रोमाइज़ हो चुका है। मध्य प्रदेश में भाजपा ने महिलाओं को टिकट ज़्यादा दिए हैं, कांग्रेस ने कम दिए हैं, ऐसा क्या मान के चलती है महिला के नाते से? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को एक सजावट के आइटम की तरह, सामान की तरह इस्तेमाल करती है। और उसका मैं आपको उदाहरण दूंगी कि मैंने उनका एक चुनाव देखा जिसमें वो महिलाओं के पास जा के मेहंदी लगवा रहे थे, कमल का फूल बनवा रहे थे। ये मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा है। तो महिलाएं जब उसके बाद पद मांगती हैं उनकी पार्टी में, तो उनको नहीं मिलता। उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा थी विजया राहतकर, 40 साल से पार्टी में थी। मैंने उन्हें रोते हुए देखा है और ये कहते देखा है कि मेरा 4 बार राज्यसभा का नामांकन रद्द करवा दिया गया, मुझसे पर्चा विड्रॉ करवा दिया गया। तो महिलाओं को सामने लाकर वो लोगों की भावुक भावनाओं को ज़रूर झकझोरने का काम करते हैं, लेकिन महिलाओं को कभी सम्मान भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। और उसका एक उदाहरण ये भी है कि जब जब इस पूरे देश ने महिलाओं के साथ दुराचार देखा है, मणिपुर में महिलाओं की निर्वस्त्र परेड देखी है, भारतीय जनता पार्टी की एक मंत्री और हमारी महामहिम राष्ट्रपति और महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा, किसी को क्या हमने बोलते हुए सुना है? तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को केवल एक तरह से सामने लाकर लोगों को ये लुभाना चाहती है कि महिलाएं हमारे साथ हैं, लेकिन महिलाओं को सम्मान नहीं देना चाहती। कांग्रेस तो हिंदू विरोधी है, ऐसा भाजपा कहती है। कांग्रेस को अगर आपको मैं इतिहास याद दिलाऊं तो एक समय हिंदू पार्टी कहा जाता था और हम ये बात कर रहे हैं 1948 से लेकर और 1964 आगे तक। पर जैसे जैसे हम लोकतंत्र हमारा बढ़ता गया, जैसे जैसे कांग्रेस समावेशी रूप से सभी को साथ लेके आगे बढ़ती गई, तो कांग्रेस की वो छवि बनी जो एक, जिसको हम कहते हैं कि खुले दिमाग वाली पार्टी। तो हम उस तरह के लोग हैं, किसी के कुछ कहने से ना तो हम उनकी बात पर कोई रिस्पॉन्स करेंगे। ये बात सभी को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग छद्म
हिंदू भी कह सकती हूँ मैं उन्हें, छद्म है, वो छद्म देश प्रेमी है, ये तो मैं बिल्कुल धड़ल्ले से कह सकती हूँ, क्योंकि सेनाओं को जिस तरह का नुकसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, खास तौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहुंचाया, वो जग जाहिर है। इन्होंने इसी तरह से राष्ट्र प्रेम के नाम पर लोगों को छलते हुए सत्ता तक पहुंचे, उसी तरह ये हिंदू का नाम लेकर हिंदुओं को झूठ बोलते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा नुकसान इन्होंने ही किया हिंदुओं का। सेना की आप बात कर रहे हैं, और सेना में तो उन्होंने युवाओं को रोजगार देने के लिए अग्निवीर जैसी एक महत्वाकांक्षी भाजपा की योजना है। ये युवाओं के साथ भी धोखा है और देश की सामरिकता के साथ बहुत बड़ा छल है। भारत के जितने भी पूर्व सैनिक हैं, पूर्व सेना अधिकारी हैं, जो सर्विंग सैनिक हैं, वो भी उसमें से 99% लोग इस योजना का समर्थन नहीं करते हैं। इससे भारतीय सेना का जो एक फैब्रिक है, जो उसकी एक बुनावट है, वो बहुत कमज़ोर हो गई है और हमारी सेना को हर तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कमज़ोर किया है। आज सेना का वरिष्ठता का क्रम टूट गया है। जो सरकार की हाँ में हाँ मिलाए उन लोगों को आगे लाया जा रहा है, बाकी लोग पीछे छोड़ दिए जा रहे हैं। और उसके अलावा सेना में सर्वधर्म संभाव था, हमारे चारों धार्मिक स्थल एक ही जगह पर होते थे, उस भावना पर भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा चोट पहुंचाई है। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई होती है भ्रष्टाचार पर नकेल डालने के लिए, और आप लोग विरोध करते हैं उसका। अगर 3000 से ज़्यादा छापे केवल विपक्ष पर हों और भारतीय जनता पार्टी के किसी पर ना हो, और वो भी तब जब नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के का वीडियो वायरल होता है जिसमें वो साफ तौर पर बातचीत करते हुए करोड़ों की, कई 100 करोड़ों की डील करते हुए पकड़ा जाता है, पाया जाता है, तब भी उसकी छानबीन नहीं होती। हम तो कहते हैं कराइए ना फोरेंसिक जांच। अपने नेताओं को उनको वॉशिंग मशीन में डालकर ये साफ करके रखते हैं और बाकी लोगों के ऊपर ये ईडी और सीबीआई की कार्यवाही करते हैं। और आप ये जान लें, लोगों को भी ये मालूम होना चाहिए कि उस ईडी और सीबीआई की कार्यवाही में 0.05% से ज़्यादा कोई कन्विक्ट भी नहीं हुआ है। यानी कि अगर 3500 लोगों पर इन्होंने छापे डलवाए हैं तो मुश्किल 20 लोगों पर कार्यवाही जो है उसका कोई परिणाम कहीं अंजाम तक पहुंचा है। क्या मध्य प्रदेश में इस बार भी बदलाव होगा? मध्य प्रदेश में तो इस बार बदलाव होगा। यहाँ बदलाव की बयार चल रही है और जैसा कि मैंने कहा, मध्य प्रदेश के लोग, ग्वालियर चंबल के लोग खुददार होते हैं, गद्दारी पसंद नहीं करते। वो लोकतंत्र दोबारा लेकर आएंगे और अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी संरक्षा और सुरक्षा करने वाली पार्टी को वो जिताएंगे। यानी इसमें आपने ग्वालियर अंचल में 1.5 जमा लिया है, या ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्या महल को हिलाने के लिए आपने प्रण लिया है? मैं समझती हूँ उस महल का राज्यीकरण हो जाना चाहिए, क्योंकि जो भी धरोहरें होती हैं, अब कहाँ राजे महाराजे महल दो महलों का ज़माना है, ये तो लोकतंत्र है। तो इस तरह की चीज़ें जो जनता के टैक्स के पैसों से बनाई गई है उसका राज्यीकरण हो जाना चाहिए, मतलब उसका मध्य प्रदेश शासन के साथ अटैच हो जाना चाहिए और उसका रेवेन्यू उसमें जाना चाहिए। तभी हम मानेंगे कि पूर्ण तरीके से लोकतंत्र आया, और मैं जानती हूँ ग्वालियर की जनता ये कर दिखाएगी। आप देख सकते हैं हमारे साथ अनुमा आचार्य थी, जो बेबाक टिप्पणी दे रही हैं हर मुद्दे पर, और खासकर से ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल पर उनकी तीखी टिप्पणी है। अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश में क्या 2018 की तरह फिर बदलाव होता है। ग्वालियर से बिल्लू बादशाह के लिए हरीश चंद्रा की रिपोर्ट।